बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने बात करनी है कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जिन कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का। प्रोटीन सिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस इन विच सेल्स बिल्ड प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें सेल जो है वो प्रोटीन्स बनाते हैं। सम टाइम हम कहते हैं कि ये टर्म जो है प्रोटीन ट्रांसलेशन के लिए यूज़ होती है, कि प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब है कि प्रोटीन ट्रांसलेशन हो रही है, बट इसको मल्टी स्टेप प्रोसेसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि अमाइनो एसिड बायोसिंथेसिस या फिर ट्रांसक्रिप्शन। प्रोटीन बायोसिंथेसिस very similar is although very similar is different for prokaryotes and eukaryotes। लेकिन हम कहते हैं कि प्रोटीन बायोसिंथेसिस समटाइम्स सिमिलर होती है, बट ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के लिए डिफरेंट होती है। अब इसमें कंपोनेंट्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, जो कि हैं अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसाइल, ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज, ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोमल सब यूनिट्स, मैसेंजर आरएनए, एन फॉर्माइल, मिथाइनाइल, ट्रांसफ़र आरएनए, AUG जो कि है इनिशिएशन कोडॉन इन मैसेंजर आरएनए, इनिशिएशन फैक्टर्स हैं ATP, GTP, अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए, इलोंगेशन फैक्टर्स, टर्मिनेशन कोडॉन, रिलीजिंग फैक्टर्स एंड मैग्नीशियम। तो ये सारे वो कंपोनेंट्स हैं जो कि प्रोटीन की बायोसिंथेसिस के लिए हम यूज़ करते हैं। अब हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में क्या इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अमाइन ग्रुप प्लस कार्बोक्सिल ग्रुप प्लस साइड चेन। की एलिमेंट इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। अब एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड की अगर बात करें तो इसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसको एक्टिवेट होना चाहिए, मस्ट बी एक्टिवेटेड। उसके अलावा ये एक लिंक बनाता है ईच अमाइनो एसिड के दरमियान में। अ लिंक मस्ट बी एस्टेब्लिश बिटवीन ईच अमाइनो एसिड एंड द इंफॉर्मेशन इन मैसेंजर आरएनए, यानी कि अमाइनो एसिड और मैसेंजर आरएनए के दरमियान में ये एक लिंक एस्टेब्लिश करता है। ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, डेट इज़ द कार्बोक्सिल ग्रुप। ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये आर ग्रुप है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आकर अटैच हो सकता है, और यहाँ पे ये हमारे पास अमाइनो ग्रुप है जो कि NH3 है। अब ट्रांसफ़र आरएनए की अगर बात करें तो ट्रांसफ़र आरएनए क्या है? इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड इन लेंथ, 3 लेटर जेनेटिक कोड एंड 20 लेटर कोड फॉर अमाइनो एसिड। यानी कि अगर जेनेटिक कोड की बात करें तो 3 लेटर होते हैं, उसके अलावा अगर अमाइनो एसिड की बात करें तो 20 लेटर कोड होते हैं। ये कोवेलेंटली अटैच्ड होता है अमाइनो एसिड के साथ। ईच टाइप ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए कैन बी अटैच्ड टू ओनली वन टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, यानी कि ईच टाइप ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए कैन बी अटैच टू ओनली वन टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, यानी कि अगर हम बात करें हर ट्रांसफ़र आरएनए की, तो हर ट्रांसफ़र आरएनए की टाइप एक अमाइनो एसिड के साथ अटैच होती है। ठीक है। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, बिल्कुल एक ट्री की तरह का है, एक लूप्स बने हुए हैं जिसमें ये एक्सेप्टर स्टैम्प है, ये हमारे पास एंटीकोडॉन है, ये डी लूप है। ठीक है। तो ये जब हम प्रोटीन की सिंथेसिस पढ़ेंगे तो उसमें हम इस स्ट्रक्चर को भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे ये ट्रांसफ़र आरएनए का स्ट्रक्चर है। आगे मैसेंजर आरएनए क्या होता है कि मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए इंक्लूडिंग अ केमिकल ब्लूप्रिंट फॉर अ प्रोटीन प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक ब्लूप्रिंट के तौर पे हम कहते हैं काम करता है एज अ प्रोटीन प्रोडक्ट। मैसेंजर आरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम आर डीएनए टेम्पलेट एंड कैरीज इंफॉर्मेशन टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये क्या काम करता है? मैसेंजर आरएनए की मैसेजेस लेके आता है। ठीक है, जो भी प्रोटीन सिंथेसिस पे जो भी उसकी साइट पे कोई इन्फॉर्मेशन लेके आनी है तो ये मैसेंजर आरएनए का काम है कि ये इन्फॉर्मेशन लेके आता है। उसके अलावा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज़ इनकोडेड इन कोडॉन्स एंड कंसिस्टिंग ऑफ 3 बेसिस ईच। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है ये कोडॉन में होती है और इसकी 3 बेस होती हैं। हर कोडॉन के लिए एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होता है। ठीक है, ईच कोडॉन इन कोड फॉर अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड एक्सेप्ट स्टॉप कोडॉन। हर कोडॉन के पास स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होता है लेकिन स्टॉप कोडॉन के पास नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि स्टॉप कोडॉन ने प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकना होता है, इसलिए स्टॉप कोडॉन के पास एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड नहीं होता। ये मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर है जिसमें ये एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन, फॉस्फेट, राइबोज ये इसके साथ अटैच होती हैं।
और ये सब मिलके मैसेजेस या कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसे लेके आती हैं। आगे राइबोसोम प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल साइट वेयर मैसेंजर आरएनए सिट्स। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चरल साइट जो है वो मुहैया करती हैं जहाँ पे मैसेंजर आरएनए आगे बनता है। ईच ट्रांसफर आरएनए हैज़ अ न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट विच बॉन्ड टू द कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द मैसेंजर आरएनए। हर ट्रांसफ़र आरएनए के पास एक न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट है। ईच ट्रांसफ़र आरएनए हैज़ अ न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट। ठीक है, ट्रांसफ़र आरएनए एक बॉन्ड बनाता है मैसेंजर आरएनए के साथ। अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये टाइनी ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनका काम होता है कि वो प्रोटीन को बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस में यूज़ होती हैं। और ये हर अमाइनो एसिड के साथ कनेक्ट होती हैं, यानी कि एक अमाइनो एसिड कनेक्ट होता है दूसरे के साथ और एक लॉन्ग स्ट्रिंग बना रहा होता है जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड चेन। यानी कि एक अमाइनो एसिड दूसरे के साथ कनेक्ट है और एक लॉन्ग चेन बना रहा है, एक लॉन्ग स्ट्रिंग बना रहा है प्रोटीन्स की, जिसको पेप्टाइड चेन बोलते हैं। राइबोसोम्स आर नॉट वन सॉलिड पीस, दे आर मेड ऑफ 2 पीसीज आर सब यूनिट। राइबोसोम सिर्फ एक पीस नहीं है, इसके 2 पीस होते हैं जिसमें हम एक को स्मॉलर सब यूनिट कहते हैं और एक को लार्जर सब यूनिट कहा जाता है। To make the protein, the 2 subunit of ribosome join together and combine with messenger RNA. अब जो दोनों सब यूनिट हैं लार्जर और सब यूनिट ये मिलते हैं और मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़ते हैं और फिर एक प्रोटीन बनाते हैं। फिर एक कंप्लीट राइबोसोम हमें नज़र आता है। द कंप्लीट राइबोसोम लॉक ऑन टू द मैसेंजर आरएनए एंड बिगिन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन बायोसिंथेसिस। और फिर उसके बाद प्रोटीन बायोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू होता है। अब ये हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट है, ये लार्जर सब यूनिट है, ये आपस में बाइंड करते हैं तब एक कंप्लीट प्रोटीन बनता है। आगे एटीपी हमारे पास क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक मल्टी फंक्शनल न्यूक्लियोटाइड है जो कि यूज़ होता है सेल में एज अ कोएंजाइम। एटीपी को एनर्जी स्टोरेज ऑर्गन भी कहा जाता है, यानी कि एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड कहा जाता है। यानी कि ये इसमें जैसे सारी आप कह लें कि एक ऑर्गेनिज्म है उसमें जिस पूरे सेल की आप कह लें कि सारे सेल को जो एनर्जी जाती है वो एटीपी से जाती है। तो ये एज अ ट्रांसफार्मर काम करता है कि आपकी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है और फिर वो पूरी बॉडी को एटीपी जो है वो मिलती है कि जब भी उसको ज़रूरत होती है तो एटीपी उसको मिल जाती है क्योंकि वो स्टोर्ड फॉर्म में होती है। तो एटीपी ट्रांसपोर्ट केमिकल एनर्जी विद इन दिस सेल फॉर मेटाबॉलिज्म। Energy for binding the amino acid to transfer RNA comes from the conversion of ATP to AMP. अब एनर्जी कैसे मिलती है, जब भी हमने ट्रांसफ़र आरएनए को अगर कन्वर्ट करना है या अमाइनो एसिड को हमने ट्रांसफ़र आरएनए में कन्वर्ट करना है तो एटीपी को पहले कन्वर्ट किया जाता है एएमपी में और उसके बाद हम कोई भी अमाइनो एसिड जो है वो इसको इस्तेमाल करता है। अब मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एक मिनरल है, वर्सटाइल मिनरल। इसके भी बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं। ये तकरीबन 300 इंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ये एटीपी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, एटीपी बाय फॉर्मिंग मैग्नीशियम एटीपी कॉम्प्लेक्स। और ये क्या बनाता है, ये मैग्नीशियम एटीपी कॉम्प्लेक्स बनाता है। अभी हमारे पास एटीपी का स्ट्रक्चर है। मैग्नीशियम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन बायोसिंथेसिस। मैग्नीशियम प्रोटीन बायोसिंथेसिस में भी अपना रोल प्ले करता है। उसके अलावा ये एक्टिवेशन करता है अमाइनो एसिड की और अटैच करता है मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम के साथ। प्रोटीन सिंथेसिस जो है डिपेंड करता है ऑप्टिमल कंसंट्रेशंस पर, यानी कि जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है वो मैग्नीशियम की ऑप्टिमल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही होती है। विदाउट मैग्नीशियम प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती। अब इनिशिएशन फैक्टर की अगर बात करें तो दीज आर द प्रोटीन्स डेट बाइंड टू द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। अब जब कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो उसमें जो राइबोसोम का स्मॉल यूनिट है जब ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है, इनिशिएशन होती है उसकी, तो उसमें जो राइबोसोम का स्मॉल यूनिट है वो बाइंड करता है और फिर उसकी इनिशिएशन होती है। नेक्स्ट जीटीपी क्या है, ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका एब्रीवेशन है। Guanosine triphosphate is also a source of energy and it is used for protein synthesis. अब ये क्या काम करता है, ये एनर्जी सोर्स के लिए इस्तेमाल होता है फॉर बाइंडिंग द ट्रांसफ़र आरएनए टू ए साइट ऑफ राइबोसोम। अब राइबोसोम की भी डिफरेंट साइट्स हैं, ए साइट है, पी साइट है। तो ये जो है जीटीपी ये ट्रांसफ़र आरएनए को जो राइबोसोम की ए साइट है उस पर बाइंड करता है। उसके अलावा ये राइबोसोम की ट्रांसलोकेशन करता है टुवर्ड्स द मैसेंजर आरएनए।
नेक्स्ट इलोंगेशन फैक्टर क्या है कि इसमें सेट ऑफ प्रोटीन्स डैट फैसिलिटेट्स द इवेंट्स ऑफ ट्रांसलेशन elongation the steps in the protein synthesis from the formation of first peptide to the last, यानी कि फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड से लास्ट पेप्टाइड बॉन्ड तक ये जो प्रोटीन्स है, ये जो सेट ऑफ प्रोटीन्स हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनकी वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है। तो अगर ये नहीं होंगे तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो इवेंट है वो फैसिलिटेट नहीं होगा और ये रुक जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें स्टॉप कोडॉन की, तो स्टॉप कोडॉन या फिर टर्मिनेशन कोडॉन ये न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट हैं विद इन मैसेंजर आरएनए दैट सिग्नल्स आर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। अब स्टॉप कोडॉन और जो स्टार्ट कोडॉन है ये आपसे अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो स्टॉप कोडॉन यूएजी है, यूएए और यूजीए है, ठीक है, जबकि स्टार्ट कोडॉन एयूजी जिसे मैथ्यूनिन कहते हैं। तो स्टॉप कोडॉन जो है ये एक न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट है, ये विद इन द मैसेंजर आरएनए जो सिग्नल करता है, यानी कि यूएजी, यूएए, यूजीए में से कोई भी सिग्नल करता है कि अब ट्रांसलेशन का प्रोसेस रुक जाना चाहिए, अब प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई है और अब इस प्रोसेस को रुकना है। तो इनकी मदद से फिर वो प्रोसेस रुकता है। नेक्स्ट रिलीज फैक्टर की अगर बात करें, अ प्रोटीन डैट अलाउज द टर्मिनेशन बाय रिकॉग्नाइजिंग द टर्मिनेशन कोडॉन इन मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस। तो ये जो प्रोटीन है ये अलाउ करती है इन स्टॉप कोडॉन को, इन टर्मिनेशन कोडॉन को मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस में के रिकॉग्नाइज करता है। ये रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है कि अब टर्मिनेशन का प्रोसेस होना है और अब जो है ये जो हमारे पास टर्मिनेशन या फिर आप स्टॉप कोडॉन कह लें कि अब इन्होंने क्या काम करना है, इन्होंने अलाउ करना है कि अब जो है ट्रांसलेशन का प्रोसेस रुक जाएगा। तो ये जो रिलीज फैक्टर, ये जो प्रोटीन्स हैं, ये इन स्टॉप कोडॉन को अलाउ करती हैं कि ये टर्मिनेशन का प्रोसेस को सिग्नल करें कि अब इसने रुकना है और अब जो है आगे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। तो ये दोनों का ऑलमोस्ट काम सेम है, यानी कि स्टॉप कोडॉन ने टर्मिनेशन को रोकना है और रिलीज फैक्टर उसको अलाउ करते हैं कि वो अपना काम करे। आगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक प्रोटीन बायोसिंथेसिस। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के प्रोटीन बायोसिंथेसिस की, तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में ये डिफरेंस है। प्रोकैरियोट में राइबोसोम इज 70S, राइबोसोम यूकैरियोट में 80S है। उसके अलावा प्रोकैरियोट में जो फंक्शनल साइट है वो सिंगल है फॉर द इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन यूकैरियोट में पॉलीसिस्ट्रोनिक हम कहते हैं सेवरल इनिशिएशन और टर्मिनल साइट्स होंगी, लेकिन प्रोकैरियोट में सिर्फ सिंगल थी, यूकैरियोट में बहुत ज़्यादा है। अब इसमें जो अमाइनो एसिड, स्टार्टिंग अमाइनो एसिड एन फॉर्माइल मैथ्यूनिन है, लेकिन इसमें स्टार्टिंग अमाइनो एसिड इज़ मैथ्यूनिन, जस्ट मैथ्यूनिन है, इसमें एन फॉर्माइल मैथ्यूनिन था। अब इनिशिएशन फैक्टर इसमें ये है IF1, IF2 एंड IF3, जबकि इसमें मेन इनिशिएशन फैक्टर IF1 है एंड मैनी मोर फैक्टर्स आर आल्सो इन्वॉल्व, लेकिन मेन IF1 है। एलोंगेशन फैक्टर्स EF, TU, EF, TS एंड EFG, जबकि इसमें एलोंगेशन फैक्टर 2 हैं, EF1 और EF2। अब इसमें रिलीज फैक्टर RF, ये RF रिलीज फैक्टर है, ये जो IF इनिशिएशन फैक्टर को शो कर रहा है, EF इलोंगेशन फैक्टर है और रिलीज फैक्टर है RF, ठीक है, ये इसके एब्रीवेशन है। रिलीज फैक्टर RF1, RF2 और RF3 है, जबकि इसमें रिलीज फैक्टर जो है वो क्या रिकॉग्नाइज करता है टर्मिनेशन साइट्स को। यूकैरियोट में रिकॉग्नाइज करते हैं, जो रिलीज फैक्टर है वो टर्मिनेशन साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं और जब ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं फिर स्टॉप कोडॉन आकर उसको रोकता है। तो ये सारे वो कंपोनेंट्स थे जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं और इन सारे कंपोनेंट्स के बगैर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाती, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।